एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। आई थिंक उसकी वजह से जितना मुझे क्रिकेट के अंदर हेल्प मिली थी, वो मुझे पिछले शायद 3 सीज़न्स डोमेस्टिक के अंदर नहीं मिली थी, जितना मुझे उसे एक पीजीएल से मिला था। ऐसे मेंटोर्स को आप यूजुअली पीएसएल वगैरह के अंदर ही देखते हैं, तो उनको अगर आप एक यंग एज अगर आप उनसे सीख रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर उनके सामने परफ़ॉर्म करना, रन्स करना ऑब्वियसली बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। अगर मैं आपको एज़ अ प्लेयर बताऊँ कि हम में से किसी को इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था कि पैसे हमें मिल रहे हैं। ऑब्वियसली अच्छा इंसेंटिव होता है, ज़ाहिर है अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, तो मना तो कभी भी नहीं करेगा। लेकिन उससे अगर अगर आप हमें पैसे ना भी देते, अगर आप हमें उसका 10% भी देते, तो हमें इतना कोई मसला ना होता। तो फिर वही मेरा पीजीए के बाद मेरा बांग्लादेश की सीरीज़ में नाम आया। और जब मेरा नाम आया तो कैंप के अंदर मेरा जो अंगूठा था वो फ्रैक्चर हो गया, तो फिर मैं सीरीज़ से बाहर हो गया। तो वो अजीब-सा सेटबैक था कि आपको एकदम से ख्वाब आपका पूरा होता है, फिर एकदम से लेकर आप खेल नहीं रहे होते। खैर उसके बाद फिर हमारी अवे सीरीज़ हुई बांग्लादेश की, वहाँ पे गया, फिर पाकिस्तान ए के अंदर मेरा नाम आ गया जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे। फिर श्रीलंका की सीरीज़, फिर एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप। तो वो कैच हुआ तो कोई आधे सेकंड के अंदर था और यकीन भी नहीं आया, बस इतनी जल्दी सब कुछ हो गया। तो लेकिन मेन चीज़ ये थी कि वो उनका मेन प्लेयर था रिफुल इस्लाम। वो उसने पिछले साल पिछले वर्ल्ड कप के अंदर भी उसने 100 किए थे पाकिस्तान के खिलाफ, और वो उनका मेन प्लेयर एक रह गया था। मेरे लिए मेन चीज़ ये थी कि कैच ऑब्वियसली हाँ, अपने लिए अच्छा होता है कि मैंने एक अच्छा कैच पकड़ा है, लेकिन जो टीम के लिए हेल्प होती है वो ज़्यादा मेन चीज़ होती है। मेरा नाम आया था जब ड्राफ्ट के अंदर मेरा नाम आया था, तो उसके बाद हम लोग फिर एनसी आए थे वर्ल्ड कप से पहले। तो वहाँ पे मुझे को बंदा मिला, तो उसने पूछा कि आपका नाम आया पीएसएल में? मैंने कहा जी आया है। तो वो कहता है कि किस टीम से है? मैंने बोला ना इस्लामाबाद। कहते हैं आपको भी पता नहीं कि आप कितने खुश नसीब हो कि आपको इस्लामाबाद में है। कहते हैं टीमें तो सारी अच्छी हैं, लेकिन उसको मुझे इतनी खास समझ नहीं आई, क्योंकि ज़ाहिर है आप उस एनवायरनमेंट में नहीं खेले होते तो आपको पता नहीं होता। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या ही होगा। लेकिन मतलब कि आउटस्टैंडिंग एनवायरनमेंट था। कोचेस, मैनेजमेंट, प्लेयर्स, सीनियर सारे, शादाब भाई, सलमान भाई, वसीम भाई, सब, आजम भाई, मतलब कि इस तरह था कि जिस तरह मैं अपने बड़े भाइयों के साथ खेल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट कन्वर्सेशंस पावर्ड बाय पाक पैशन। आज हमारे गेस्ट मेरे बहुत फेवरेट पाकिस्तान के यंग अंडर 19 बैटर शामिल हुसैन थे, जिनको आपने फर्स्ट टाइम पीजीएल में देखा। पाकिस्तान जूनियर लीग में गवादर शाह की उन्होंने कप्तानी की। सर विवियन रिचर्ड्स के अंडर उन्होंने उस टीम को लीड किया, और इसके बाद फिर उन्होंने पाकिस्तान अंडर 16, पाकिस्तान अंडर 19, ये सारी क्रिकेट उन्होंने खेली। वर्ल्ड कप में फाइनल तक लेके गए अपनी टीम को, और इसके अलावा एशिया कप में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ उन्होंने ट्रॉफी विन की, और इसके अलावा और बहुत सारी मज़े की बातें हुई। वाई लेफ्ट हैंडर्स आर कूलर देन द राइट हैंडर्स, इसके बारे में उन्होंने क्या कहा, और अपने क्रिकेटिंग हीरोज़ के बारे में भी उन्होंने हमें बताया। सो इट्स अ रियली फन इंटरव्यू विद वन ऑफ पाकिस्तान brightest young prospects, and I think you are going to enjoy this one. Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. फर्स्ट ऑफ ऑल शामिल ये बताएं कि ग्रोइंग अप आपका क्रिकेटिंग आइडल कौन था? आई थिंक द क्रिकेट रन्स इन योर फैमिली एज वेल। जिस तरह आपके फादर लिस्ट ए क्रिकेट खेल चुके हैं, और अभी कुछ अरसा पहले उनका एक चैरिटी मैच था, वो भी मैंने देखा था, उसमें ही वॉज बॉलिंग क्वाइट वेल। सो आपने कितना सीखा अपने फादर से, और आपकी इनिशियल जो कोचिंग थी वो उन्होंने की या किसी और ने की? एंड ग्रोइंग अप हु वाज योर क्रिकेटिंग आइडल? अब्बू पहले क्रिकेट खेलते थे, उनको क्रिकेट का काफ़ी शौक था। वो फिर एक फर्स्ट क्लास मैच खेले, तो उसके बाद वो बाकी इसलिए नहीं खेले, वो इंजर हो गए थे, ही हैड अ बैक इंजरी। और उनकी जो डिस्क होती है वो उन्होंने डिसलोकेट कर दी थी, तो उसकी वजह से आगे वो नहीं खेल पाए। और अब्बू के अलावा भी मेरे 4 ताए हैं जो कि फर्स्ट क्लास खेल चुके हैं। तो ओवरऑल क्रिकेट इट डज़ रन इन द फैमिली। तो बस अब्बू का ही शौक था, तो उन्होंने मुझे शुरू से क्रिकेट के अंदर लगा दिया। उन्होंने मुझे एज़ अ हॉबी शुरू कराई थी, उन्होंने कहा था कि अगर बच्चा हो तो कोई फिज़िकल एक्टिविटी करे तो अच्छा है। फिर ऑब्वियसली उनको नॉलेज भी थी क्रिकेट की, क्योंकि वो खेल चुके थे और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी थी, तो वो चाह रहे थे कि वो अपना नॉलेज पास डाउन करें। तो बस वहाँ से मेरा आहिस्ता-आहिस्ता शौक शुरू हुआ। आई थिंक जब मैं 6-7 साल का था तब से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। गराज के अंदर हम लोग खेलते थे, अब्बू थ्रो डाउन्स कराते थे। तो फिर वहाँ से मैं बस क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ, फिर पूरा ऑब्वियसली पास किया अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19। और क्रिकेटिंग आइडल मेरे अब्बू ने मुझे पहली दफ़ा जो मैंने क्रिकेट की वीडियो देखी थी, इसी बैटिंग की, वो ब्रायन चार्ल्स लारा की थी, जो उन्होंने 400 किया था इंग्लैंड के खिलाफ।
तो वो वीडियो बस मैं देखता आ रहा था क्योंकि मेरे अब्बू वेस्ट इंडियन प्लेयर्स को काफी ज्यादा आइडलाइज करते थे। एक आइडिया के तौर पे पीजीएल आपको कैसा लगता है? अगर आप एक यंग क्रिकेटर हैं, आपको मौका मिल रहा है, फॉरेन क्रिकेटर्स भी आ रहे हैं उस एज ग्रुप के, फिर आपको मेंटोर्स भी सर विवियन रिचर्ड्स, कॉलिन मनरो, इमरान ताहिर ऐसे मिल रहे हैं, सो इट डज साउंड रियली गुड। बट आपने वहाँ पे खेला, आपने उस टीम को लीड भी किया, गवादर को, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था और इस आइडिया को आप कैसे देखते हैं? पीजीएल का जो होल एक कंसेप्ट है। मेरे हिसाब से पीजीएल का कॉन्सेप्ट एक बहुत नई चीज थी, बहुत इनोवेटिव चीज थी, जो कि आप देखा जाए पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ था। और एक बहुत बोल्ड स्टेप था जो कि रमीज राजा ने लिया था। और मेरे हिसाब से हैट्स ऑफ टू, मतलब कि ये इतना बड़ा रिस्क लेना, अंडर 19 के लड़कों के अंदर इन्वेस्ट करना। फिर ऑब्वियसली हमारी इतनी मीडिया ट्रेनिंग भी नहीं होती, तो आप हमें इतने ज्यादा कैमरास के सामने डालना, तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर ऑब्वियसली होता है। तो बहुत सारी चीज़ें अकाउंट में तो लेनी पड़ती हैं। तो वो आई थिंक इट वाज एन अमेजिंग आइडिया। ऐसे मेंटोर्स को आप यूजुअली पीएसएल वगैरह के अंदर ही देखते हैं, तो उनको अगर आप एक यंग एज अगर आप उनसे सीख रहे हैं तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर उनके सामने परफॉर्म करना, रन्स करना, ऑब्वियसली बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। फिर ऑब्वियसली थोड़ा बहुत क्राउड भी होता था हमारे मैचेस के ऊपर, फाइनल के अंदर हमारा अच्छा क्राउड था, तो उनके सामने खेलना भी एक नया एक्सपीरियंस होता है। आई थिंक वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी हमारी वर्ल्ड कप के लिए। अगर आप हमारी वर्ल्ड कप की टीम देखें, उसके अंदर आई बिलीव 8-9 प्लेयर थे जो कि पीजीएल से हाईलाइट हुए थे। प्लेयर्स तो सारे पूरे सारे अच्छे प्लेयर्स थे, लेकिन जो हाईलाइट हुए थे वो 8-9 प्लेयर्स पीजीएल से ही हुए थे। तो इट वाज एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट। ऑब्वियसली फिर ज़ाहिर है थोड़ा सा पॉलिटिकल एस्पेक्ट उसके अंदर आ जाता है। ये था कि कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा हाई थी। एंड अगर मैं आपको एज अ प्लेयर बताऊं कि हम में से किसी को इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा था कि पैसे हमें मिल रहे। ऑब्वियसली अच्छा इंसेंटिव होता है, जाहिर है अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए तो मना तो कभी भी नहीं करेगा। लेकिन उससे अगर अगर आप हमें पैसे ना भी देते, अगर आप हमें उसका 10% भी देते, तो हमें इतना कोई मसला ना होता। हम ज्यादा इंजॉय वो ग्लैमर कर रहे थे जो कि कैमरा के सामने खेलने की होती है, जो क्राउड सामने खेलने देते हैं। एज ए क्रिकेटर आपको वो चीज सूट करती है, मनी मनी पैसा आने जाने वाली चीज है, उसको अगर आप आइडलाइज नहीं करते, स्पेशली हमारे एज के ऊपर। हमें तो अच्छी क्रिकेट चाहिए था, हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था, तो आई थिंक बहुत अच्छा आइडिया था। राइट, सो पीजीएल में हमने आपकी बैटिंग देखी, सबने आपको बहुत पसंद किया, एंड ऑल ऑफ अस थॉट के यार दिस गाय इज गुड एंड ही इज गोइंग टू यू नो सर्व पाकिस्तान फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। फिर आपका पाकिस्तान अंडर 19 का सफ़र शुरू होता है, वहाँ पे आपने प्रॉपरली फिर परफॉर्म करना शुरू किया, फिफ्टीज़ आई, सेवेंटीज़ आई, अच्छे स्कोर्स आए, फिर आपने एशिया कप खेला, फिर वर्ल्ड कप खेला। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान अंडर 19 का कैसा था एक्सपीरियंस, ख़ास तौर पे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जो कैच पकड़ा था आपने पॉइंट पे, उसके बारे में ज़रूर बताना है। और फाइनल ऑलमोस्ट सिमिलर टू सेमीफाइनल था, बट हम एक आखिरी विकेट नहीं ले पाए, वो हम हार गए, बट ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट एफर्ट। लेकिन उस कैच के बारे में आपने बताना है, और जो फाइनल हम हारे हैं ऑस्ट्रेलिया से, उसके बाद क्या माहौल था ड्रेसिंग रूम में? जर्नी की आपने बात की, पाकिस्तान अंडर 19 के किसी भी यंग क्रिकेटर का ड्रीम होता है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। ऑब्वियसली पाकिस्तान ए से पहले पाकिस्तान अंडर 19 आता है, और फिर वहाँ पे पाकिस्तान अंडर 16 होता था, लेकिन वो फिर उन्हें डिसकंटिन्यू कर दिया, तो पाकिस्तान अंडर 19 ही था। तो मुझे याद है जब मैं अंडर 19 पहले साल खेला था, तो वनडे में मेरे अच्छे रन थे, तो उस वक्त पाकिस्तान अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप खेलने गई थी। मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि मेरा नाम आ जाएगा, लेकिन पहले से हमारा प्री सेट स्क्वाड था, तो उसमें मेरा नाम नहीं आया। फिर मुझे याद है कि मैं जब जिम वगैरह करता था तो मुझे नजर आता था कि यार ये लड़के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे वर्ल्ड कप के लिए, तो कितना बड़ा ड्रीम, कितना बड़ा ऑनर है। तो फिर वही मेरा पीजे के बाद मेरा बांग्लादेश की सीरीज में नाम आया। और जब मेरा नाम आया तो कैंप के अंदर मेरा जो अंगूठा था वो फ्रैक्चर हो गया, तो फिर मैं सीरीज से बाहर हो गया। तो वो अजीब सा सेटबैक था कि आपको एकदम से ख्वाब होकर पूरा होता है, फिर एकदम से लेकर आप खेल नहीं रहे होते। खैर उसके बाद फिर हमारी अवे सीरीज हुई बांग्लादेश की, वहां पे गया, फिर पाकिस्तान ए के अंदर मेरा नाम आ गया जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, फिर श्रीलंका की सीरीज, फिर एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप। तो इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू, मतलब कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एज ए क्रिकेटर, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप आई थिंक उस पूरे प्रोसेस के अंदर आप बहुत मेच्योर होते हो। आगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट, बहुत अच्छी हाई क्वालिटी क्रिकेट होती है हमारे यहाँ पे, बहुत हाई क्वालिटी प्लेयर्स हैं, तो उनको फेस करने से पहले अगर आप वो प्रेशर वाली क्रिकेट खेलें आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प होती है। और फिर जो कैच की बात की, दैट कैच। कैच का ये था कि मैं अगर आपको बात बताऊं कि शुरू में अंडर 19 के पहले सालों में, मतलब कि आप समझे कि मैं टीम का सबसे गंदा फील्डर होता था, वाज नॉट फिट।
तो मैं था भी थोड़ा यंग था, लाइक मैं 17-18 साल का था, बाकी सारे 19-20 के लड़के होते हैं, तो थोड़ा सा वो फिजिकल एट्रीब्यूट्स आपके डिफरेंट होते हैं। तो मैं सबसे लाइक माड़ा फील्डर था, जो कहते हैं ना जिसको बंदा छुपाता है। और मैं थिंक मेरी ओवरऑल फील्डिंग उस वर्ल्ड कप के नेशन के अंदर काफी अच्छी थी। तो वही बस मेहनत की बात होती है। आई थिंक वर्ल्ड कप के अंदर हम लोगों ने जो हमारा कैंप लगा था, हम लोगों ने बहुत ज्यादा, हमने फील्डिंग पे हमारा काफी मेन फोकस, अगर आपने ना सिर्फ मेरी, हमने अगर आपने हमारी पूरी टीम की फील्डिंग देखी तो यस। काफी अच्छी थी ओवरऑल। कीपिंग, फील्डिंग, स्लिप फील्डिंग, डीप फील्डिंग काफी बहुत अच्छी थी, हम लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। तो वो कैच हुआ तो कोई आधे सेकंड के अंदर था, और यकीन भी नहीं है, बस इतनी जल्दी सब कुछ हो गया। तो लेकिन मेन चीज ये थी कि वो उनका मेन प्लेयर था रिफुल इस्लाम। वो उसने पिछले साल, पिछले वर्ल्ड कप के अंदर भी उसने 100 के थे पाकिस्तान के खिलाफ, और वो उनका मेन प्लेयर एक रह गया था। मेरे लिए मेन चीज ये थी कि कैच ऑब्वियसली हाँ अपने लिए अच्छा होता है कि मैंने एक अच्छा कैच पकड़ा है, लेकिन जो टीम के लिए हेल्प होती है वो ज्यादा मेन चीज होती है। ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल था जब हम फाइनल हार गए ऑस्ट्रेलिया से? इट वाज अ ग्रेट एफर्ट बट स्टिल थोड़ा बहुत कुछ बताएं क्या कि मोरल वाज हाई कि यार वी मेड इट टू द फाइनल्स एंड वी प्लेड ग्रेट क्रिकेट। कोचेस ने कैसे मोटिवेट किया, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि फाइनल के बाद क्या हुआ। अगर आप कंपेयर करें बांग्लादेश के साथ जो मैच हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, आई थिंक काफी सिमिलर थे, क्योंकि यस। लो स्कोरिंग गेम से फिर आखिरी विकेट तक आ गए थे। तो आई थिंक एक तरफ अगर होते ना, अगर बंदा वन साइडेड मैच अगर बंदा हार रहा हो, तो आप स्लोली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जिस तरह अगर वो 8 विकेटों से जीत रहे हैं, 10 विकेटों से जीत रहे हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता आप मान लेते हो कि अच्छा यार अब हम हार रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपके लिए शौक नहीं होता। लेकिन जब आप इतना करीब आ जाते हैं ना, तो वो चीज आपको बहुत अंदर से खाती है कि यार वो, अगर आप कंपेयर करेंगे जीशान ने जो बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी आउट किया था, यस वो यस। सेम था जो हाँ। ऑस्ट्रेलिया ने जिस भी चौका लगा था, वो जिस सेम था। बिल्कुल बिल्कुल। और वो फाइनल का फील्डर भी सिर्फ इसके ऊपर आया था क्योंकि हमारा ओवर रेट स्लो था, वरना फाइनल का फील्डर पीछे होता। तो ये छोटी बहुत छोटी, बहुत माइन्यूट चीजें होती जो कि बंदे को अंदर से खाती हैं कि यार क्या पता हो जाता। लेकिन अगर आप एज अ प्रोफेशनल देखें, तो आई थिंक हम लोगों ने बहुत अच्छी एफर्ट की थी ओवरऑल, बांग्लादेश के खिलाफ भी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी। और ऑब्वियसली कोचेज ने भी अपलॉड किया, ऑब्वियसली कोचेस को होता है, हमें खुद भी होता है, ज़ाहिर है अगर हम लोग चले जाते तो फिर हम लोग आगे, अगर हम लोग जीत जाते तो वो एक बहुत बड़ा मार्क हमने अचीव किया होता। पिछला सरफराज अहमद ने अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता था, तो उसके बाद हम लोग होते तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा ऑनर होता। लेकिन आई थिंक ओवरऑल एज अ टीम हम लोग पूरी दुनिया को दिखा पाए थे कि नहीं, पाकिस्तान की टीम जो है अच्छी एफर्ट्स कर सकती है। हम लोग वन साइडेड मैच हारने के लिए नहीं आए। हम लोग फॉरेन कंडीशंस के अंदर, जहाँ पे हम लोग को नई आदत खेलने की, जहाँ पे जो ये सेना कंट्रीज हैं वहाँ पे उनको खेलने की जो आदत होती है, हम उनको काफी टफ टाइम दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया टॉप नॉच टीम है, देखें वो वर्ल्ड कप जीते हैं, लेकिन हम लोगों ने उनको कितना टफ टाइम दिया था। तो ऑब्वियसली मोराल थोड़ा सा डाउन होता है बंदे को, दुख तो होता है, नो वन वांट्स टू लूज, कोई भी हारने के लिए तो नहीं आता है। लेकिन आई थिंक हमारी एफर्ट्स की वजह से वो थोड़ा सा बैकअप हो गया था कि नहीं, हम लोगों ने एफर्ट अच्छी की। आई थिंक आप लोग की जो टीम थी ना ये वाली, ये बहुत अरसे के बाद ऐसी अंडर 19 टीम आई थी पाकिस्तान में जिसके बारे में फैंस एक्चुअली में एक्साइटेड थे। और एक तो उसकी वजह ये है कि आप लोग का जो ग्रुप था वो काफ़ी अरसे से एक साथ खेल रहा था। जी, शाहजेब अंडर और आप 13 ओपन से कर हम रहे थे। सारे, यस, अंडर शाहजेब और 13 आप से ओपन हम कर रहे सारे, थे। यस। शाहजेब, मैं, साद बेग, अरफात, अजान, इवन उबैद अंडर 16 से हमारे साथ है, अली असफंद, ये सारे हम लोग अंडर 13 में जब हम लोग अब तक पहला कैंप किया था तो हम सारे एक साथ थे। तो अब वो सोच के बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये मेरे इतने दोस्त हैं जिनके साथ मैं खेलता आ रहा हूँ। तो हाँ, आई थिंक हमारा ग्रुप बहुत अच्छा था कि हम काफी देर से एक साथ खेल रहे थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड पे आते हैं ज़रा। आप कोई मैच तो नहीं खेले, लेकिन फाइनल में जो आपने बाउंड्री के ऊपर आपके ऊपर कैमरा आया, जो आप सेलिब्रेशन कर रहे थे, इट शोज़ के दैट डिफाइंस इस्लामाबाद यूनाइटेड बेसिकली। माइक हैसन ने हमारे प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू में कहा काफ़ी दफ़ा कि द टीम कल्चर ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ समथिंग जो कि बहुत अच्छा है और प्लेयर्स यहाँ पे रिलैक्स फील करते हैं। उसके बारे में बताएं कितना आप लोग को, आपको स्पेशली रेहान भाई की तरफ से या कोच हैसन की तरफ से कितना बैक किया गया, एनवायरनमेंट कैसा था? आप तो ट्रॉफी भी जीत गए, तो कैसा एक्सपीरियंस था? जब मेरा नाम आया था, जब ड्राफ्ट के अंदर मेरा नाम आया था, तो उसके बाद हम लोग फिर एनसी आए थे वर्ल्ड कप से पहले। तो वहां पे मुझे को बंदा मिला, तो उसने पूछा कि आपका नाम आया पीस में, मैंने कहा जी आया है। तो वो कहते हैं कि किस टीम से है?" मैंने बोला ना इस्लामाबाद। कहते हैं आपको भी पता नहीं कि आप कितने खुश नसीब हो कि आपको इस्लामाबाद में, कहते हैं टीमें तो सारी अच्छी हैं,
लेकिन उसको मुझे इतनी खास समझ नहीं आई, क्योंकि ज़ाहिर है आप उस एनवायरनमेंट में नहीं खेले होते तो आपको पता नहीं होता। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या ही होगा। लेकिन मतलब कि आउटस्टैंडिंग एनवायरनमेंट था। कोचेस, मैनेजमेंट, प्लेयर्स, सीनियर सारे, शादाब भाई, सलमान भाई, वसीम भाई, सब, आजम भाई, मतलब कि इस तरह था कि जिस तरह मैं अपने बड़े भाइयों के साथ खेल रहा हूँ, चाहे वो न्यूजीलैंड से है, चाहे वो इंग्लैंड से है, वो सारे एक जैसे हैं। इवन जो हमारे फॉरेनर्स थे, एलेक्स हेल्स हो गया, मनरो हो गया, सारे आपको बिल्कुल अपने भाइयों की तरह रखते हैं। जॉर्डन कॉक्स वगैरह, मतलब कि सब इस तरह था कि इस तरह आप अपने भाइयों के साथ खेल रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि इससे अच्छा टीम एनवायरनमेंट मैंने कभी देखा भी नहीं है, मैंने कभी सुना भी नहीं है। जैसे रेहान भाई आपको ट्रीट करते हैं, मतलब कि जो आप कह रहे हैं ना, जो प्रोटोकॉल होता है जो टॉप के प्लेयर्स को मिलता है, आपको इतना ही मिलता है। आप किसी से कम नहीं है क्योंकि आप मैच नहीं खेल रहे, क्योंकि आप जूनियर हो, क्योंकि आप पहले साल खेल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो मेन प्लेयर्स को आप प्रोटोकॉल दे रहे थे वही आपको मिला था, सारे बराबर थे। वो मैं कि आउटस्टैंडिंग था। और मैं कहूंगा कि अगर मैं किसी तरीके से, अगर मैं पूरी जिंदगी पीएसएल, अगर मैं इस्लामाबाद से खेलूं, मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। मतलब कि मैं इतना कंफर्टेबल मैंने कभी फील नहीं किया। वरना यूजुअली अगर बंदा ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जाता है तो बंदे को अंदर से थोड़ा सा डर होता है कि यार मैं कुछ गलत ना कर दूं, मैं कोई कैच ना छोड़ दूं, कि पता नहीं सीनियर क्या सोचेंगे। ऐसा एक सेकंड के लिए भी नहीं हुआ। सारे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरे हिसाब से इस्लामी यूनाइटेड का सबसे अच्छा टीम मोराल था। और माइक हसन, वो आरसीबी के कोच रहे हैं, तो आईपीएल के अंदर आरसीबी की टीम मुझे पसंद है। तो वो भी एक बहुत बड़ा था कि यार आरसीबी के कोच के साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और मैच से पहले भी वो हमसे आके बातचीत करते रहते थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बनाया था। सबसे ज़्यादा आपको किसने टीम के अंदर सपोर्ट किया, जिसके साथ आपको टाइम स्पेंड करके मज़ा आया, सीखने को भी मिला? इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैं बात कर रहा हूँ कि थ्रू आउट द पीएसएल, ज़ाहिर है जब आप खेल नहीं रहे होते तो आप कोशिश करते हो कि आप सीखो, नेट्स के अंदर सीखो, कोचेस से सीखो। तो कोई ऐसा सपोर्ट स्टाफ में या कोचेस में कोई ऐसा जिससे आपने बहुत सीखा हो? आई थिंक मैंने तो हर बंदे का, मैंने उनका टाइम जाया किया काफी ज्यादा। मैं तो हर बंदे के पास जाके उनसे बातें करता रहता था, उनसे पूछता रहता था। लेकिन आई थिंक सलमान अली आगा, उनकी मेरे साथ काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी इस साल। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। ऑब्वियसली आपने देखा है कि वो किस तरह टेस्ट क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, तो मुझे बहुत पसंद आए थे एज अ प्लेयर एंड एज अ ह्यूमन बीइंग। इज आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छे हैं। और उन्होंने बिल्कुल मुझे अपने भाइयों की तरह रखा हुआ था। तो अभी शदाबी को मैं थोड़े टाइम से जानता हूँ, लाइक क्लब क्रिकेट वगैरह थोड़ा एक साथ करते खेलते रहे हैं। नसीम भाई के साथ भी थोड़ी सी बातचीत थी उबैद के थ्रू। तो लेकिन आई थिंक सलमान भाई के साथ, और इवन आजम भाई और इमाद भाई, ओके भाई, आपको ये कह रहा हूँ कि किसी एक का नाम नहीं ले सकता, सारे बहुत अच्छे थे। लेकिन अगर थोड़ा सा किसी को अगर एक करना होगा, आई थिंक सलमान भाई होंगे। चलें हम थोड़ा सा एक आपके साथ रैपिड फायर खेलते हैं छोटा सा। तो आपने लेफ्ट हैंडेड बैटर्स पिक करने हैं, दो मैं आपको बताऊंगा, आपने एक चूज़ करना है। और इसमें ठीक। ये नहीं है कि किसके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, किसके स्टैट्स अच्छे हाँ, हैं, जो पसंद हो। जो पसंद हो। ओके, सो मैथ्यू हेडन और सनत जसूरिया। सूर्य। ओके, सौरव गंगुली और सईद अनवर। सही नंबर। ग्रेम स्मिथ और एंड्रू स्ट्रॉस। बॉस। सो डेविड वार्नर और फखर जमान। वार्नर। ये तो मुझे पता है कि इसमें आप ब्रायन लारा ही कहेंगे, ब्रायन लारा या कुमार संगकारा। मिलर। युवराज सिंह और माइकल हसी। युवराज सिंह। लास्ट सवाल, साइम अयूब और शामिल हुसैन। कामिल हुसैन। आखिरी सवाल हमारा यही था आपसे कि व्हाई एंड हाउ आर लेफ्ट हैंडर्स कूलर देन द राइट हैंडर्स? आई थिंक अगर आप देखें कि स्वैग हमेशा लेफ्ट यस। हैंडर्स को ज्यादा हुआ है। राइट हैंडर्स की क्लास होती है, जैसा बाबर भाई हो गए, कोहली हो गए, उनकी क्लास होती है। लेकिन जो स्वैग होता है वो खब्बों का ही होता है। और आपने आपने जो भी नाम लिया, आप उन सबको खुद ही देख लें, गंगोली को देख लें, सैयद अनवर को देख लें, युवराज को देख लें, ट्रेविस हेड को देख लें, बेन स्टोक्स को देख लें। तो वो जो स्वैग होता है वो लेफ्ट हैंडर्स का होता है। आई थिंक राइट हैंडर्स में अगर किसी का स्वैगर था तो वो सर विवियन रिचर्ड्स थे बस। उसके सर बाद विवियन रिचर्ड्स, उसके बाद विवियन रिचर्ड्स, उसके अलावा स्वैग किसी का नहीं था। क्लास बहुत ज्यादा प्लेयरों की है, जो रूट हो गया, स्टीव स्मिथ हो गया, बाबर भी हो गए, विराट कोहली हो गया। लेकिन स्वैग एक सिर्फ आई थिंक मेरे साथ से विव रिचर्ड का ही था, और बाकी लेफ्ट हैंडर्स का था। स्वैग तो वो गई। शामिल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आई रियली होप कि आप बहुत ज़्यादा रन्स करें डोमेस्टिक के अंदर, और रेड बॉल में भी करें, वाइट बॉल में करें। पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स के लिए जो रिक्वायर्ड टैलेंट होता है वो आपके पास मौजूद है।
Now it's up to you to make it count, and I wish you all the best. Thank you so much for your time. Thank you so much for having me.